अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चांद नजर आ गया है सबको। चांद मुबारक, ईद मुबारक। लेकिन यकीन करें, दिल नहीं कर रहा ईद मुबारक कहने का ना, ये लफ्ज निकल नहीं रहा आज। कोविड-19 कोरोना की वजह से भी, और उसके बाद ये जो कल हादसा हुआ कराची में पीआईए के तैयारे का, उसके बाद वो दिल ही नहीं कर रहा कि किसी को मुबारक का लफ्ज इस्तेमाल करें ना। लेकिन ऑफ कोर्स लाइफ हैज़ टू गो ऑन। हमारी बहुत सी दुआएं हैं उन डिपार्टेड सोल्स के लिए। अल्लाह हम सबको गरीक रहमत करे और मुतासरीन को सब्र जमील अता फरमाए। हमने कल का सेशन इसलिए कैंसिल किया था यासर के साथ, जो रीस्केड्यूल करेंगे। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं हम सब के फेवरेट अंकल सरगम से। और अंकल सरगम असल में फारूक कैसर साहब आज हमारे मेहमान होंगे। उनके जो ग्रैंड सन है हसनैन, वो इस वक्त उनके साथ हैं, जो उनको हेल्प आउट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज। क्योंकि इंस्टाग्राम पे लाइव आना करना, फारूक साहब ने कहा भी मुझे जरा असिस्टेंट्स चाहिए। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सो अब चल के देखते हैं कि हसनैन कामयाब हुए हैं उनको ऑनलाइन लाने में या नहीं। सरगम नजर आ गए भाई ऑनलाइन। लेट्स सी, कनेक्ट हो रहे हैं। वेटिंग फॉर, ओह देयर ही इज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम। तौसीफ भाई, कमाल है। इतनी दूर और ये फासले और ये टेक्नोलॉजी का देखा ना। देख रहे हैं। मुलाकात कहीं पर किसी वक्त भी कहीं पर, चाहे कोरोना हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे बाहर हो, वो मिला देता है। क्या बात है। एग्जैक्टली। बहुत खुशी हुई आपको देख के, माशाल्लाह। बड़े फ्रेश लग रहे हैं। या ये लाइटिंग का या कैमरे का कोई कमाल है बड़ा। जी। बस ये राज नहीं पूछना फारूक साहब, राज नहीं बताऊंगा मैं। हाँ जी, सही है, सही बात है। बात वो आपने बड़ी अच्छी की। वो हमारे दिल को, कल का दिन तो हमारा ऐसा लगा कि इतना डिप्रेसिव, और फिर इस अलमनाक जो हादसे पे। और आपको पता है मेरे दामाद भी कैप्टन है पीआईए में। तो अच्छा। हाँ, वो सारा वही सब जैसे फैमिली का होता है, ऐसी पूरी पूरी कौम पे कल ये हालत थी। इससे ट्रेजिक। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल भले बिल्कुल। ही कोरोना से हम बचत के लिए सब स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऊपर से ये भी हो गया। लेकिन बहरहाल ये कुदरत का खेल है। हमें हाँ, अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को रीचेक करने मोटिवेटेड। के लिए। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली जी यही। जी जी, रिशक। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं, आप तो माशाल्लाह आपने भी और अंकल सरगम ने कितनी खुशियां माशाल्लाह देखी, और बहुत से पाकिस्तान की तारीख के ऐसे हादसात, ऐसे वाकयात भी देखे होंगे। आपकी शख्सियत माशाल्लाह, आपका नाम जहन में आते ही फौरी तौर पे आता है कि आपने हम सब बच्चों को हंसाया, खिलाया। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका विट, माशाल्लाह उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आप ये बताएं कि जब इस तरह के कोई हालात होते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं, फारूक कैसर अपने आप को डिप्रेस होने से कैसे बचाते हैं? व्हाट डू यू डू कि आप खुद डाउन ना हो? एक दो दो था, दो चार चीजें हैं। कुछ तो जी इंसान बिल्कुल। जो है, ये मेरा अपना फलसफा है, ये लिहाजा इस पे कोई इसको मानना ना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंसान जो है वो डिप्रेसिव है, यानी कि उस गम उसके साथ है। उसको गम ओके। को तोड़ने के लिए हमने खुशियाँ ईजाद की। या कह कहा देखें, सिर्फ इंसान ही लगाता है, कोई और मखलूक नहीं लगाती। ये स्माइल जिसे कहते हैं, ये हमारा। तो ये तो है। तो गम तो है। तो गम को तोड़ा कैसे जा सकता है, जिंदगी गुजर रही है। मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ कि मैं फौरन कोई बच्चों की किताब, बच्चों का कोई अच्छा। प्रोग्राम, हाँ, और वो देखना शुरू कर देता हूँ। चाहे वो अपने मुल्क का हो, चाहे वो बाहर के मुल्क का हो। उसमें ओके। मासूमियत होती है। असल में हमें मासूमियत की कमी है। मासूमियत कभी नहीं खोनी चाहिए। तो वो मासूमियत आ जाती है तो दिल बहल जाता है। गम तो अपनी जगह रहता है, लेकिन कि मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है कि हम बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दें। अगर घर में बच्चे हैं तो, बच्चे नहीं है तो बच्चों की कार्टून फिल्म देखना शुरू कर दें, बच्चों के लिए से रिलेटेड कोई। तो आप फौरन नॉर्मल हो जाएंगे, बल्कि बच्चे बन जाएंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड आइडिया। ना। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं कि आप जब खुद बच्चे थे, तो अब कुछ याद करें तो क्या जहन में आता है? उस वक्त भी आप ये मीडिया और पपेटियरिंग और परफॉर्मिंग आर्ट यही करना चाहते थे, या कुछ बचपन में होता है शौक, जी मैं फौजी बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या जहाज उड़ाऊंगा, कोई इस तरह के शौक थे आपके? ये क्या बात है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। हमारे पाकिस्तान में शायद अब ये
ये सिलसिला शुरू हुआ है, बच्चों के वालिदैन बड़े अलर्ट हो गए हैं, बच्चे खुद बड़े अलर्ट हैं, वो खुद फैसले करते हैं। और उनका हमारे यहाँ तो ये था कि हमें पता नहीं क्या बनना है, स्कूल में डाल दिया तो पढ़ना शुरू कर दिया, ये भी नहीं पता कि आगे होना क्या है, ये कुछ नहीं। लेकिन मैं अपना एक बड़ी मजेदार आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब नेशनल जी। कॉलेज में जिस दिन मैं दाखिल हुआ, उसी दिन असल में मेरा इंटरव्यू एयरफोर्स में था। मुझे जहाज़ उड़ाने का इतना शौक था, और मैं चला गया इंटरव्यू में, और वो इंटरव्यू में पास भी कर लिया मैंने। जब मैं अच्छा। पास करके तो मेरा रिजल्ट जब निकला तो उन्होंने बड़ी डिस्कशन की, 3-4 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम डेफर करते हैं आपको, आप 6 महीने बाद फिर अप्लाई। मैंने कहा जी हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक तो आपकी फैमिली में आप अकलौते हैं, और दूसरी आपकी फैमिली में कोई एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस में नहीं है, तो लिहाजा हम कंसिडर करेंगे। तो मैं बड़ा डिप्रेस हुआ। उसी साइकिल पे मैं गया हुआ था लाहौर छावनी में, वो जहाँ पर मेरा इंटरव्यू था, तो ये टेस्ट था। तो वहाँ से मैं उसी से माल रोड से चल के मैं आया, तो रास्ते में एंड में जाके वो भंगियों की एक तोप है, उसके बिल्कुल सामने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट यानी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो मुझे अपनी कज़न की बात याद आ गई कि तुम्हारी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, तुम मेयो स्कूल में दाखिला लो। तो मुझे पता ही नहीं था मेयो स्कूल होता क्या। तो मैं चला गया जाके इत्तेफाक देखें, उन्होंने कहा जी टेस्ट शुरू होने वाले हैं दाखिले के। तो मैं वहाँ बैठ गया, 1 घंटे बाद वो मैं भी बैठ गया, मैंने भी टेस्ट दिया। अगले दिन घर से चोरी गया कि मैंने कौन सा पास होना है, जाके कॉलेज में गया तो मैं पास हो गया हुआ था। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, सलीमा हाशमी भी थी उसमें, और उसमें और 2-3 टीचर्स हैं। तो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया, और उन्होंने कहा कि 2 पेपर होते थे, एक इंग्लिश का और एक ड्राइंग का। तो उसने कहा कि अच्छा। आपकी ना इंग्लिश अच्छी है, ड्राइंग कमज़ोर है, जबकि ये उलट था। मेरे हिसाब से ड्राइंग बहुत अच्छी थी मेरी, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा अच्छा। सर ये आपको गलतफहमी हुई है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी है। बड़ी। उसने कहा आप कैसे कह सकते हैं, जज तो हम करने वाले हैं। तो मैं चुप कर गया। मुझे बाद में मेरे अब्दुलरहमान हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि हमने छेड़ने के लिए तुम्हें कहा था, लेकिन तुम्हारी हाँ। बोल्ड हमें अच्छी लगी कि तुम क्या, वरना जो हमने कहना था तुमने वही कहना था। मुझे एडमिशन मिल गया, लेकिन घर में मैंने नहीं बताया, क्योंकि घर में क्या बताता, घर वालों को तो मैं वो डॉक्टर इंजीनियर जो हमारे यहाँ होता है उन्होंने एयरफोर्स के लिए भेजा था तो आर्टिस्ट बने। तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसकी फीस कैसे देनी है, क्या करना है, क्या करना है। फिर वो हमने प्राइवेट काम किया उस एज में, और डिज़ाइनिंग का काम किया। और 1 साल के बाद घर वालों को पता चला कि हम नेशनल कॉलेज में हमने एडमिशन लिया हुआ है, क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप एक लगी। साल आप छुप के पढ़ते 1 साल के बाद मेरा स्कॉलरशिप लगा, तो उस खुशी में मैंने घर में बताया, और मेरी फीस रहे। जो है वो ख़त्म हो गई। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान। अच्छा, फिर आप ये तो आ जाते हैं कि इस शोबे में कैसे आया। टॉप किया अपने कॉलेज से, गोल्ड मेडल लिया ओके। 71 और जंग छिड़ी हुई है इंडिया पाकिस्तान की। हाँ। तो और कहीं नौकरी नहीं है, क्योंकि जंग में कहाँ नौकरियां आनी। तो हम जाहिर। घर वाले रोज तंग करते थे कि तुम टॉप किया हुआ है, गोल्ड मेडल, तो कहाँ नौकरी हो जो तुम कहते थे। तो हालांकि सिलेक्शन हो, वो आ जाते थे, सिलेक्ट कर लेते थे, जजेस होते थे उन्हीं में से। तो हम जो ना जानबूझ के कॉलेज जाना, वहाँ टेबल टेनिस खेलना, और शाम को घर आके झूठ बोल देना कि जी फलां जगह गए थे, वहाँ इंटरव्यू दे के आए, दुआ करें हो जाए। तो एक दिन खेल रहे थे, तो सलीमा हाशमी वहाँ से गुजरी। तो उन्होंने अच्छा। कहा तुम तो पास करके हुए हो, तो तुम यहाँ क्या करते हो। तो मैंने कहा जी घर किस मुंह से जाए, वो कहते हैं नौकरी। नौकरी नहीं है। वो चली गई हंसती हुई, फिर वापस आई, कहने के टीवी में काम करोगे। यकीन करें तौसीक, हमारे घर में टीवी नहीं था। तो मैंने कहा जी कहीं भी आर्ट्स का काम कहीं भी करवा लें, हम करेंगे। उन्होंने मेरी ओके। गाड़ी में उठाया, शोएब हाशमी साहब गाड़ी चला रहे थे। शोएब साहब से मेरी थोड़ी सी पहचान थी, क्योंकि मैंने एनुअल डिनर पे एक परफॉर्म किया था जो जिसमें उन्होंने मुझे शाबाशी दी। तो उसने कहा ये तो बोल वही लड़का नहीं है। उन्होंने कहा था ये यहाँ क्या कर रहा है। उसने कहा ये पास आउट करके आप ये टीवी में इसको जा रहे हैं। मीजू उनकी छोटी बहन सलीमा की, मुनीजा हाशमी। मुनीजा तो हाशमी। मुनीजा हाशमी प्रोड्यूसर थी। तो उन्होंने कहा मैं लेके जा रही हूँ दोनों। शाह साहब ने नाक मुंह चढ़ाया कि भाई मेरा क्यों, मुझे किस ड्यूटी पे लगाया हुआ है। पर मुझे उन्होंने टीवी में ड्रॉप किया। मुनीजा ने मुझे देखा, तो सलीमा से कहा कौन आई है। उसने कहा ये डिज़ाइनर है। और ये उसने कहा ये कद कद से तो डिज़ाइनर नहीं लगता। लंबा कद। तो मैं डरते हुए अंदर गया। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ मिलता है। पर उन्होंने मुझे कहा कि ये सेसमी स्ट्रीट दिखाई। उसने कहा ये जो बिग बर्ड है, बत्तख पीले रंग की, ये बना लोगे। हमने कहा कुछ नहीं पता था पपेट में होता क्या है। हमने कहा जी बना लेंगे, क्योंकि काम चाहिए था ना।
तो वो लेके उन्होंने कहा अच्छा कितने दिनों में बनाएंगे, मैंने कहा ये 1-2 दिन में। उन्होंने कहा 8-10 दिन से पहले नहीं बनेगी। खैर मैं वहां से चला गया, फिर गत्ता लिया, ये अपना वो तो इस तरह पपेटियरिंग, एक तरह से आपकी पपेटियरिंग जो है वो जबरदस्ती शुरू हुई थी। जबरदस्ती। ये भी सुन लें कि वो जब मैं घर में गया तो घर में क्या करता, ड्राइंग रूम में खोलता था, वहां बनाता था, घर को भी नहीं बताया क्यों कहेंगे ये क्या काम शुरू कर दिया। अच्छा वो अपने साइज की बनाई, क्योंकि बनाता किसकी साइज को, वो मैंने खुद ही पहन के वो टांगे पे रखी और नेशनल कॉलेज चला गया, वहां तो हंगामा हो गया। सलीमा हाशमी ने कहा फौरन लेके जा। ये मेरी इब्तिदा थी। वो बत्तख जो थी वो एक प्रोग्राम में आया था मैं, तो एक प्रोग्राम वो इतना चला, वो पूरा 1 साल चला। और बतख मशहूर हो। पहला, याद रखें, पहला पीटीवी का प्रोग्राम था जिसको इंटरनेशनल प्राइज मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वो बतख थी, ये वो बतख थी जो आज तक अंडे दे रही है। तो ये मैं देखें इस तरह हादसा हादसा, लेकिन मुझे यकीन किस बात का कि जो काम आप करें वो खुलूस से करें, नेक नियति से करें, सच्चेपन से करें। ये भूल जाए कि उसमें कामयाबी होती है कि नहीं, वो तो उसने देनी है अल्लाह ने। तो आपको कामयाबी जरूर, ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि कामयाबी जरूर मिलती है अगर आपकी नीयत सिद्ध के दिल से काम, आप पुरखुलूस हो उस काम के साथ। आप वफा करें, क्योंकि काम इज नॉट ए डेड थिंग। काम जो है वो जिंदा चीज है, जितना अच्छा करेंगे वो उतना अच्छा रिस्पांस देता है आपको। एग्जैक्ट। अच्छा फारूक साहब ये बताएं, एक सवाल मेरे जहन में भी और आपके एक फैन ने भी इससे मिलता जुलती बात पूछी है कि भाई अंकल सरगम और मासी मुसीबतें, इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन? इसमें से बड़ा तो सरगम ही है। ओके। क्योंकि वो पहले बना हुआ है, पहले क्रिएट। कौन सी ईयर में बना था अंकल सरगम का ईयर? सरगम अकेला होता था क्योंकि मैं ही मैनिपुलेट कर सकता था, तो मैंने वो बनाया। क्यों बनाया, ये भी बड़ी कैसे फारूक ने कहा कि प्रोग्राम शुरू करना है तो पपेट बनाओ। पपेट, अब बतख तो बनाई हुई थी, तो ये पपेट बनाया, तो इसको ना किसको बनाओ। तो मेरे एक टीचर थे रोमानिया में, मुझे पढ़ाते थे, बहुत कमाल आदमी, मिस्टर मोलनार। उनकी शक्ल में ये बिल्कुल सरगम वैसे ही, आवाज़ भी तकरीबन। तो उसने, मैंने उनकी शक्ल बनाई, फिर उनको तस्वीर भेजी। उन्होंने कहा ये क्या काम शुरू कर दिया। मैंने कहा था ये आर्ट का काम है, ये भी मिलता जुलता है। मैं ग्राफिक आर्ट्स में मास्टर करके आया था। तो मैंने कहा ये भी वही है, तो फला फला फला। तो वो जो सरगम था अकेला मैं चलाने वाला होता था। फिर क्या किया जाए, बच्चों को इकट्ठा किया, अच्छा जुराबें बना दी उनके हाथों में, ये सरगम है, इससे प्रोफेसर सरगम, मेरा प्रोफेसर था। तो टीवी ने कहा नहीं प्रोफेसर अच्छा नहीं लगता एजुकेशनल के, तो फिर उसको अंकल किया। तो सरगम और 7 सुरें उसकी, 7 जुराबें। वो बच्चे जो थे वो जरा ऐसे करते थे और उसके साथ अभी आप देखेंगे नेट पे एक 76 का एक कलियां है कलर्ड में, उसमें आओ मिलके गाएं आए बाएं शाएं, वो सरगम ने गाया और 7 वही सुरें हैं, वही प्रोग्राम किसी ने नेट पे डाला हुआ है। बिल्कुल मुझे याद है। और फारूक साहब और ये वो दौर था जब नया नया पीटीवी कलर्ड हुआ था, तो बच्चों के लिए, और हम बच्चे, मैं 76 में मैं 6-7 साल का था, तो उस वक्त हमें वो ये कलर्ड पपेट्स जो है वो इतनी बड़ी ट्रीट होते थे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी, लगता था जिंदगी मुकम्मल हो गई है कि आपने कलियां देखी है। तो अच्छा, तो अंकल सरगम का तख्लीक का साल जो है वो 75-76 है। जी 76 जनवरी 76। और मासी मुसीबतें किस सन में तख्लीक हुई? वो 1 साल बाद 77। अच्छा ये आस्ते आस्ते बनते गए ना, जो पता बच्चे ट्रेंड होते गए, उनके लिए पपेट बनाता रहा। और सारे पपेट मैंने बनाए, टोटल कोई 110 के करीब हमने बनाए पपेट, जिसमें से 22 के करीब पॉपुलर हुए, 22 के करीब जिनको लोगों ने जाना पहचाना। मैनुपुलेटर या ऑपरेटर पे डिपेंड करता है उसमें कितनी जान डालता है। ये बहुत कुछ सीखा है इससे हमने, रफ से पकड़। अब सरगम देख लेना, अब सरगम तो सरगम नहीं बदल सकता, क्योंकि बड़ी दफा खराब हुआ है। 50 साल 45 साल हो गया उसको, वो 50 साल में फिर दोबारा बनाना पड़ता है। वो उसकी शक्ल नहीं बदल सकते। इस तरह मासी, इस तरह बाकी कैरेक्टर्स भी जो थे वो मेरे अंदर एक था कि ये अगली, ये मुझे इसकी तारीफ दिलदार परवेज भट्टी ने की थी। कहता था मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो है वो रोला है तुम्हारे इसमें। तो उसने कहा कि, मैंने कहा वो तो लोग कहते हैं बड़ा बदसूरत बनाया मैंने। उसने कहा इसलिए तो पसंद है। तो मुझे ख्याल आया कि जो खूबसूरती बदसूरती कोई चीज़ नहीं होती,
ये इंसान की अपनी सोच है। इनको कितनी अच्छी इनको बात। इनको रफ सा वाह बना के, ऑर्डिनरी फेस बना के इनको पॉपुलर करना चाहिए, और वो हो गया। देखिए ना, और सारे मुझे कैरेक्टर देख रहे हैं ना, सबके अजीब अजीब शक्लें नोनी हैं। पा, मेरा नोनी पा, फेवरेट नोनी पा होता था। नोनी पा, नोनी पा, अच्छा नोनी पा फारूक साहब, की भी बड़ी कमाल है। नोनी पा मेरे बेटे का नाम, उसको प्यार से नोनी कहते थे, वो जहाँ अच्छा अमेरिका में है, अली अली को। तो वो उसके ना मैं कपड़े पहनाता था उसको। उन्होंने कहा, मेरी वाइफ नजमा कहती थी कि सारा तो तुम जो भी जूते लाती हूँ, कपड़े लाती हूँ बेटे के लिए, तुम पपेट को पहना देते थे, उसका नाम भी नोनी रखते। फिर नोनी ऐसे पड़ा। तो वो नोनी जो था वो अक्सर मेरे बेटे के कपड़े वही उसी से कम उसने पहले कपड़े फिर सीने आ गए। कपड़े सीते कैसे हैं, पपेट मेकिंग। जो हमने दोबारा दूसरे स्पेल में ये शुरू हुआ 90s में, तो फिर इसको रिफाइन किया हमने इसको मशीन से बनाने शुरू किए पपेट। हमें पता चल गया ना कि ये तो टीवी पे आते हैं, क्लोजअप आता है इनका, इनके कहीं वो शुरू के जो पपेट है उसमें उसके धागे वो उधड़े हुए भी नजर आते थे, क्योंकि क्लोजअप। तो ये था, ये हमने लर्न किया बहुत कुछ। मैंने कोई मुझे बड़ा याद है, हाँ, मुझे याद है हम छोटे होते थे तो अब पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट था, जेट था या सर्फ था या कोई इस तरह का, उसके डब्बे बर्क के अंदर बर्क बर्क बर्फ, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी उसके अंदर से ना वो कटआउट्स निकलेंगे। हाँ, हाँ, ओए होए 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 होए, जो एक्साइटमेंट थी कि वो डब्बा खोलना है, उसमें से नोनी पा निकल रहा है या हैगा निकल रहा है, सरगम निकल रहा है, मासी मुसीबतें, और पूरा सेट जिस बच्चे का कंप्लीट हो जाएगा तो उसको पता नहीं क्या मिलेगा, और ऐसी एक्साइटमेंट होती थी। अच्छा फारूक एक साहब ये ये बताएं। दादा भाई जी। का ये था। मुझे कराची में मैं एक शो करने गया, तो मुझे उन्होंने बड़ा रिसीव किया। तो एक साहब ने मुझे कहा कि आपके आपके आपकी बिल्डिंग आपको दिखा। मैंने कहा मेरी बिल्डिंग? उन्होंने कहा, तो गाड़ी में ले गए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े फ्लैट थे। तो उन्होंने ब्रिक रोड के ऊपर ही, तो उन्होंने कहा ये बिल्डिंग आपकी है। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं आप? मेरी बिल्डिंग, मेरे पास अपना घर नहीं है ना, यहाँ है ना कहीं भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये आपके बर्फ के पाउडर से बनी हुई, आपके कटआउट से। वाह वाह बड़ी वाह। हैरत है, मजा। बड़ी, मैं ये आपको बता रहा हूँ ना, अब देखिए बात मुझे नहीं जो पता थी, हम तो बच्चे थे तो हम तो एक्साइटमेंट में माँ बाप को एग्जैक्टली, कहते थे कि ये लेके आओ। हाँ। अच्छा आपको फारूक पता है साहब, सबसे सबसे ज्यादा शिकायत किसने की थी? हमारे उस्ताद, जो जो टीवी के हैं हमारे, असलम असलम अजहर अजहर, साहब, असलम अजहर साहब और आगा नासिर। आगा नासिर सर ने कहा कि फारूक, तुमने जो मुझे, मेरे बच्चे ने जितना हमारे घर में 2-3 ड्रम भर गए हैं, भर के को कटआउट हाँ निकालने के लिए। तो एग्जैक्टली। मैंने कहा सर, अब क्या किया जाए, आप ही के टीवी की वजह से तो पॉपुलर हुआ है। फारूक साहब ये बताएं कि जी, अंकल सरगम जी, और मासी मुसीबतें, जी, ये दो कैरेक्टर्स अब माशाल्लाह को पांचवी नस्ल है जी, वो उनके साथ रिलेट करते हैं। राइट। आपके ख्याल में ऐसा इन दो किरदारों में ऐसा क्या है, अब जब आप मुड़ के देखते हैं, as not as the creator of these characters but as a consumer of these characters, जी, अब आप देखते हैं तो अंकल सरगम और मासी मुसीबती में ऐसा क्या है कि ये पांचवी नस्ल भी इनके साथ रिलेट करती है, अपना समझती हम एक आपसे शिकायत भी है, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हम बड़ी जगह मिलते हैं, बड़े कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, बड़ी प्रोग्राम में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, लोग फिर से मिलते हैं, नेशनल का। लेकिन आप मेरे घर कभी तशरीफ मिल रहा है? अगर आप मेरे घर आते कभी, है। आज एक से दफा आया। 10 साल, 2008 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सीडीए ने दो अंकल सरगम मासी मुसीबते के दो ह्यूज स्टैचूज बना के मेरे घर के बाहर, गार्डन है एक छोटा सा, आई नो। फिट किए हुए हैं। वहां पर तकरीबन 50-100 बच्चा रोज उनकी गोद में बैठ के तस्वीरें बनाता है। यही मैं चाहता था, क्योंकि हमारी अपनी चीज भी तो कोई होनी चाहिए ना, हमारी लेगेसी, हमारी पहचान। तो अच्छा, तो बिल्कुल। ये अब मैं अब बताता हूँ कि इनकी इनकी वैल्यू क्या हो गई है। अब वैल्यू ये हो गई है कि मेरे ये कैरेक्टर्स जो हैं, मैंने बना तो दिए, लिखे भी, लेकिन ये अब लोगों के हाथ में चले गए, पब्लिक के हाथ में। वो यानी हमको मिसाल, आज से कोई 77 के 78 में हमने एक प्रोग्राम किया कि सरगम की शादी कर दी। तो हमें 5,000 खत, उस जमाने में तो ईमेल तो था नहीं ना फोन था, 5,000 खत मिले कि ये क्या किया आपने, सरगम की शादी क्यों कर दी। तो हमें मजबूरन अगले प्रोग्राम में दिखाना पड़ा कि सरगम साहब ने ख्वाब देखा था, वो वापस लेके गए थी। ये फिर आप मैनिपुलेट नहीं करते, फिर करती है पब्लिक।
तो सरगम और मासी मुसीबतें अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने रवैये से, अपने स्क्रिप्टिंग से इतने डीप चले गए हुए हैं कि यूनिसेफ के कुछ एक कैंपेन थी बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जिस पे पूरी कौम एतमाद करे। तो मैंने मजाक में कहा वो तो एक ही है। उन्होंने कहा वो कौन है? मैंने कहा आप पूछे। उन्होंने कहा जी उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए। मैंने कहा नहीं वो है अंकल सरगम। वो बड़ा हंसे भी। मैंने कहा ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये टेस्ट, उन्होंने टेस्ट करवाया तो 100% वो निकला। फिर हमने वो कंपेन की भी। कहने का मकसद है कि ये आपको खुद करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसका इमेज बनाना पड़ता है पब्लिक के अंदर। जैसा भी आप बनाएंगे वो तो वैसे तो कैरेक्टर तो नहीं, वो तो किसी ने, मैंने पहले मैं हाथ से करता था, फिर 35 सालों के बाद फिर अब उसको लाइव में ले आया। ये शोएब मंसूर लेके आया था क्योंकि 50 हमने जिम्नेजियम में करना था प्रोग्राम। तो उसने कहा इतने लोग हैं वहां तो नजर ही नहीं आएंगे, तो लाइव साइज बनाओ। तो पहली बार लाइव में बड़े साइज के बनाए। वो इतना अच्छा कामयाब रहा और बच्चे इतने ट्रेंड हो गए कि कोई 8-10 लोगों ने मैनिपुलेट किया हुआ है। वो सरगम को जो अंदर जाता है, मास्क पहनता है, वो अमेरिका चला जाता है। आपको सबसे पहले नासिर, आजकल हाँ नासिर है, नुसरत है, 2-4 और लोग हैं, नसीम कुरैशी है, कितने जाए। आजकल जो बच्चा है उसका नाम है बाबर। और वो बाबर न्याजी नहीं, बाबर न्याजी भी था, बाबर न्याजी भी बना हुआ कोई। वो जो है हमारा बाबर अब्बास जो है, वो इस वक्त जितने भी पिछले सरगम थे उनमें सबसे अच्छा मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट क्या करना होता है कि अब मैं बोल रहा हूँ तो वो मुंह हिल रहा है, मैं कुछ भी बोलूंगा उसका मुंह हिलेगा, और उसको पता है मैंने कहाँ सख्ता देना है, कहाँ पर स्टॉप करना है, कहाँ पर कामा यानी फुल स्टॉप कामे का पूरा था। ये है ये इंटरेस्ट हो जाए दोनों की। ये है इंटरेस्ट। ये ऐसे नहीं होता कि मैं काम करने आया हूँ या मुझे टीवी पे जाना है या मुझे पैसे चाहिए। ये इनसे अलग चीज है। जो फन है ये मांगता है, भूख मांगता है, ये कुर्बानी मांगता है, फिर आप पर ऐसा देता है रिवॉर्ड जो बंदों को नहीं ना समझ आता। मेरा बड़ा शौक है। मैं आपको बता 10 साल मैं एक सेमेस्टर के लिए नजमा के कहने पे, नजमा तो जाने नहीं देती थी मुझे, वो डॉक्टर शमीम जैदी ने कहा कि नहीं खबरदार अपना, तो मैं एक सेमेस्टर के लिए गया फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन पढ़ाने में। 10 साल 4 महीने के लिए गया था। 10 साल के बाद मेरा बाईपास हुआ तो मुझे बहाना मिल गया कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो फला फला फला। तो मेरी हुआ क्या, ये क्यों 10 साल। जब मैं वहां पर गया तो मैंने कहा ये ऐसे शोबिज़ से बच्चियां हैं सारी, इस वजह से जमा हो गई हैं। तो मैंने कहा कितने हैं जी आप? उन्होंने कहा जी हम लोग 30 हैं। मैंने कहा नहीं इतनों को नहीं मैं पढ़ा सकता, आप आधी करेंगे, अभी आप सब्जेक्ट चेंज कर सकती हैं, कर लें। अगले हफ्ते गया तो 2 और 32 हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि देखें अगर आपको ये शौक हुआ तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। मैं आपको स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाऊंगा, मैं आपको गीत लिखना, पोइट्री में आपको पपेट मेकिंग, पपेट मैनिपुलेशन, सब चीज़ें। वो हंसते जाएं आगे से कि ये कैसे हमसे। मैंने कहा देखिए आपका इंटरेस्ट चाहिए। आप यकीन करें एक पहले सेमेस्टर में वाइस चांसलर के पास गया, नजमा नजम वाइस चांसलर थी, उनको मैंने कहा कि मैडम एक शो देखना है। अरे कहती मुझे तो बड़ा ही शौक था, इतनी मेरी ख्वाहिश थी। अच्छा तो कहाँ हो रहा है? मैंने कहा आपकी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। ओह वेरी गुड, तो पूरी टीम आ रही है? मैंने कहा नहीं मेरी टीम नहीं, आपकी टीम। उन्होंने कहा मेरी कौन सी टीम है? मैंने कहा जो स्टूडेंट मेरे जिम्मेदार आपने लगाया हुआ है वो कर रहे हैं। वाह, यकीन ना आया। वो बुध के दिन होता था मेरी क्लास, एक ही दिन रखता था मैं, मुझे सुबह से शाम तक मुझसे पढ़ लें, लेकिन अब वो इस्लामाबाद से एक दिन के लिए जाऊंगा। तो वो बुध के दिन आई, उसने देखा, वहीं खड़े होकर ऐलान किया ये हमारे सिलेबस में शामिल है। वो सिलेबस में शामिल हो गया। अच्छा ये हुआ क्या, वो क्यों? तो मैंने ये तय किया कि मैंने अब जब तक ये मुझे खुद नहीं जाने के कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा। वजह ये है कि मैंने बच्चियों में जो टैलेंट देखा, मुझे तो कभी एक्सपीरियंस, मैं तो टीवी में काम करता था ना, उसका फीडबैक तो आता ही नहीं है। फीडबैक तो आता है स्टेज पे सामने, आप करेंगे पता चलेगा आपको आपने क्या बात ठीक की, जो की वो निकल गई मुंह से। बच्चियों ने एक ये यहाँ पर बड़ा मजेदार एक बनता है कि मैंने 3 गाने दिए, मैं खुद
बाकी दिन तो मैं बाहर काम करता था, तो मैं सिंध जाना था, तो मैं उनको असाइनमेंट दे गया कि ये 3 गाने दे के जा रहा हूँ, जिसमें से तीनों गाने जो थे वो मेरे ही लिखे हुए हमारे कलियां के थे, जिसमें से एक गाना मैंने खुद भी गाया हुआ था। ठीक ये है। गाने आपको देके जा रहे हैं, इसमें आपने मैनिपुलेट पपेट बनाने हैं, ये अपना मेरे आने तक आपने ये तैयार करना, और फिर ये आपकी यही फाइनल आपका एग्जाम है। असाइनमेंट और आपकी। मैं हैदराबाद वापस आया तो मुझे डीन कहने लगी, डॉक्टर शमीम दहली, उन्होंने कहा फारूक ये तुमको उनको असाइनमेंट दे गए थे, इसमें तो एक तो नहीं चल सकता। मैंने कहा क्या, मैंने तो गाने दिए हैं उनको 3, अब गाने के बोल सुनिए। उसने कहा जी एक गाना उसमें ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्शन है, वो नहीं चल सकता। क्या? मैंने कहा वो है कौन सा, मैंने तो सही अपने गाए हुए गाने दिए। अब वो गाना था, उसके बोल सुनिए, ना आन चाहिए ना बान चाहिए, बस थोड़े से किराए का मकान चाहिए। ये बतखें हैं, एक बतख है, ये 1976 की बात है, पानी की बड़ी कमी थी इस्लामाबाद में, तालाब खुश्क हो रहे थे, तो हमने एक बतख बनाया, उसके 2 बच्चे, वो अपना घर यानी तालाब ढूंढते फिरेंगे। तो उसको मैंने गाने में इस तरह लिखा कि ना आन चाहिए ना बान चाहिए, बस थोड़े से किराए का मकान चाहिए, इस तरफ या उस तरफ हम जाएं, आखिर किस तरफ, आधा हो या पूरा हो, पोर्शन अधूरा हो, मंजी बिस्तर सोफा ना सामान चाहिए, बस थोड़े से किराए का मकान चाहिए। और एक इसके आगे एक और अंतरा भी था। अच्छा, वो अब चले गए देखने के लिए, डीन टीचर सारे, हमने कहा हाँ बच्चों, उन्होंने मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट हुआ, तो कर्टन हटा तो फोग, और उसमें पीछे ना एक चारपाई, उसके ऊपर एक पपेट लेटा हुआ है, और पीछे से वॉइस ओवर आ रही है कि ख्वातीन हजरात, ये जो साहब इस वक्त चारपाई पे सोए हुए हैं, इन्होंने एक ख्वाब देखा, और इनका नाम है आसिफ अली जरदारी। ये याद रखिए, आसिफ साहब जो थे, जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त पाकिस्तान के, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, सारी बजटिंग सारा अप्रूवल उसके थ्रू जाता है। तो उन्होंने कहा ये क्या, तो आगे उन्होंने कहा जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि वो गरीब हो गए और उनको किराए का मकान नहीं मिल रहा। और उसके बाद वो खैर जी, वो उन्होंने किया, वो पूरा गाना चलाया, ना आन चाहिए ना, वो मुझे लगे कि फिट है उसके ऊपर, मैंने तो बच्चे पता। लेकिन फारूक साहब आप ये देखें कि बच्चियों की क्रिएटिविटी देखें कि उन्होंने कितना सोचा। जब मैं अकेला ताली बजा रहा था, तो मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि फारूक साहब ये चल सकता है। मैंने कहा इसमें क्या हर्ज है? उसने कहा चांसलर जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा कोई इसमें इंसल्ट तो नहीं की, ये ख्वाब दिखाया है, तो ख्वाब इसलिए दिखाया है। अब वो कोई बच्ची नहीं बोल रही जिन्होंने किया, मैं उनकी जगह बोल रहा हूँ। मैंने कहा ख्वाब ये दिखाया है कि अगर ये जब तक अवाम के लेवल पे नहीं आएंगे, उनका अवाम के दुख का पता नहीं चलेगा कि लोगों में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इससे बहुत अच्छा मैसेज है, इससे अच्छा मैसेज ही नहीं है। जरदारी साहब को मैं जानता हूँ, वो कभी इसको माइंड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, तो आपके होगा ना, हमारे यूनिवर्सिटी का क्या बनेगा? तो मैंने कहा नौकरी हमारी ये रहेगा इम्तिहान में ही, आप इसको मीडिया को न दिखाएं, अब बेशक ना, अगर आप डरते हैं तो। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई ऐसी, बहरहाल उस दिन मैंने ये तय किया कि इन बच्चियों से अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो मुझे मैं पकड़ा जाऊंगा कि क्यों। कितनी अच्छी बात। देखिए सोचने के बाद ना मैंने कोई आइडिया दिया, उन्होंने खुद सोचा ये है हमारी जनरेशन, तो मुझे उम्मीद हो गई कि यही जनरेशन कहाँ लेके जाएगी हमें आगे, बहुत हाइट पे लेके जाएगी। अगर इस पपेटियरिंग में कोई काम हो रहा है, यंगस्टर्स कोई काम कर रहे हैं, पपेटियरिंग का आर्ट इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ है? बहुत अच्छा काम किया पपेटियरिंग का, एक ही नेशनल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में, और उसमें मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर फौजिया सईद आ गई हैं, वो बहुत काम करती हैं, आप जानते हैं उनको, वो बड़े अनथक मेहनत करती हैं, और वो बेशक और वो कमाल। तो मेरे ख्याल में वो और बेहतर हो जाएगा। ऑलरेडी उस वहाँ पर काम हो रहा था, ऑलरेडी मैंने उनका काम जाके देखा भी है, बहुत अच्छा काम है। मैं अपने बच्चों को वहाँ पर 10 साल लेके जाता रहा हूँ हर साल उनका थिएटर दिखाने के लिए, बहुत अच्छा काम। लेकिन वापस वहीं आ जाते हैं कि इसको तो ग्रास रूट पे जाना चाहिए था। ये मैं, आप हैरान होंगे, 2 साल इंडिया में यही टीच करके यूनेस्को की तरफ से पपेटियरिंग उनके एजुकेशनल टेलीविजन में। वो समझते थे हमने यहाँ इनकलाब ले आया, वो कहते थे आप अपने भी ये प्रोग्राम दिखाएं। मैं डर गया, मैंने कहा मैं वो कैसे, तो मैंने उनसे बहाना किया कि आपका लो बैंड है, हमारा हाई बैंड है, वो चल नहीं सकता है। अदरवाइज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्रास रूट पे अगर ये काम हो, इतने बड़े, इतना कमाल फन है, इतनी एंटरटेनमेंट, इतनी इंफॉर्मेशन, और डायरेक्ट है, और कोई पैसा नहीं लगता इसमें। आप एक पपेट उठाइए, कोई माइक्रोफोन, कोई
चाहे ये 10 बंदे बिल्कुल इकट्ठे बिल्कुल। करें और आप शुरू हो जाएं, और फिर आपकी स्क्रिप्टिंग पे है, आपकी प्रेजेंटेशन पे है कि लोग इंस्पायर होते हैं और मोहब्बत करते हैं। मैंने ये नोट किया। हम ठट्ठा में चले गए। वो मैं वो स्कूल यूनिसेफ की तरफ से गए थे, स्कूल में गया, वहाँ पर उन्होंने, टीचर ने मुझे कहा, हेडमास्टर ने, कि सर वो आपको अंकल सरगम, मैंने कहा वो तो कल है हमारा प्रोग्राम, मैं तो रैकी के लिए आया। तो उसने कहा वो तो बच्चे बाहर जमा हुए हैं देखने के लिए उनको। तो मैंने कहा है यहाँ जानते हैं हमको? उन्होंने कहा जी सारा रोज में बाहर निकला तो कोई 20-25 बच्चे नंगे पाँव, मैले कुचैले कपड़े। तो उनको मैंने कहा कि आप अंकल को देखे हैं, अंकल सर का? उन्होंने जी। मैंने कहा वो तो नहीं आपसे मिल सकते क्योंकि आप पाँव में जूता ही नहीं है। अब मैं गली जिसमें आया हूँ उसमें तो बड़ा गंद है, वो तो आएंगे कैसे? तो वो तो मुश्किल है। तो लो जी मैं कह के चला गया उनको। अगले दिन 10 बजे हमारा शो था, 9:30 पौने 10 बजे वही हेडमास्टर, फिर मैं उन्होंने कहा भाई साहब आपको एक सीन दिखाना है, बाहर आइए। मैं स्टेज से पीछे गया, उसने कहा बच्चों को देखें। बच्चे वाह बैठे वाह। हुए, किसी में आपा की चप्पल, किसी ने अब्बा का जूता, बूट बड़े साइज के वो पहने हुए। उसने कहा भाई आपको गली दिखानी है जिसमें से आप आए हैं। मैंने कहा अच्छा जी। वो तो मुझे लगा कि हो इसको इंसेंटिव, इनको इनको गाइड, इनको राह दिखाने वाला चाहिए। ये तो इस बिल्कुल। तरह की कौम है, इतनी जबरदस्त कौम है कि मैंने पूरी दुनिया में फिरा हूँ, मैंने ऐसी अच्छी कौम नहीं देखी। वाह। कि आप देख लेना। अभी मैं ये कहना ये चाह रहा था कि हम बहुत से बड़ी हसरतें रह गई, बड़े काम हो सकते थे जो हमें बाद में समझ में आए कि हो अच्छा इसमें क्वालिटी तो ये है, इसमें अभी भी हो सकता है। अब जो आपने क्वेश्चन किया था कि इसमें काम हो रहा है, यंगस्टर बहुत एडवांस हो गए हैं। ये बैठा हुआ है ना मेरा नवासा, मैं इससे सीख रहा हूँ, कभी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ये जानता है सारा कुछ। ये जब बहुत छोटा सा था तो इसके मैंने शो किया था, इसको बड़ा पसंद आया, यही इसकी तस्वीर भी छोटा सा देख रहा है। अब ये तनकीद करता है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होना चाहिए, ये है नई जनरेशन। और ये अगर ना हो, यकीन करें हम 2 पैसे की तरक्की नहीं कर सकते। इन्हीं के सहारे से और इन्हीं को दे के जाना है हमने। ये हमसे बहुत अच्छा एग्जैक्टली। करेंगे अगर मेरा नवासा या मेरा पोता या मेरा कोई बच्चा जो है वो अब जो पपेट चलाएगा वो मुझसे 1000 गुना बेहतर। अच्छा ये बताएं, आपके अपने बच्चों में से या आपके पोतों नवासों नवासियों में से कोई और इस फील्ड में आया? अब अंकल सरगम को फ्यूचर में अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे, लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो ये कि फ्यूचर में आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, क्या फारूक कैसर के बाद अंकल सरगम, मासी मुसीबतें, ये कैरेक्टर्स हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे? मुझे तो पहले ये बताइए आपका टाइम कितना है अभी, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है। और अच्छा मैं जल्दी से मैं बता दूं कि हर एक जो सवाल करेंगे उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। अभी पिछले साल 19 में हमें जून 18 को मैं अमेरिका, बच्चे तो नहीं आते, हमें जाना पड़ता है हमसे मिलने। तो वो 19 को मुझे एक फोन आया कि जी पाकिस्तान की एक डॉक्टर की एसोसिएशन है अमेरिका में, अपना नाम है उसका, अपना, जी जी वो आई नो। कोई पता नहीं लाखों की तादाद में है। तो वो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप वहाँ पर आएँ, क्योंकि अब वो तो पाकिस्तान देर से आते हैं तो उनको बचपन की यादें, तो फलाना वो आपसे गुफ्तगू, तो आपका कुछ शो देखना चाह रहे। मैंने कहा वो मेरे दें उनको वीज़े लेके दें जल्दी से मेरी टीम को, तो अभी तो टाइम ही नहीं है। कब आने की? 4 जुलाई को। वो मैंने कहा जून के तो आखिरी हफ्ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा, बड़े परेशान हुए। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप अकेले आ जाए। हमने कहा जी मैं अच्छा। अकेला आके क्या करूंगा? उन्होंने कहा जी आप खड़े होकर सवालों के जवाब ही दे दें उनको, वो जो पूछेंगे आपसे। लेकिन बारह मेरी एक आदत है कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से मैं माना कि अच्छा तो नहीं लगता, मैं अकेला क्या। बहरहाल मैंने कोई अपनी एक तैयारी की, वीडियो पे बनाई यूएसबी पे, ताकि वहाँ डिस्प्ले कर सकूँ, बोरिंग ना हो। ले चले गए। जब हम जा रहे थे, अच्छा उन्होंने जाने का टिकट का, वो कहेंगे जी आप डायरेक्ट वहाँ उतरेंगे, हम न्यूयॉर्क, वहाँ से फिर आगे ऑरलैंडो की फ्लाइट। मैंने कहा नहीं इतना, मुझे एक ही डायरेक्ट फ्लाइट लेके दो कोई, मैं सामान उतर के दोबारा मुझसे नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको तो कोई भी नहीं है डायरेक्ट, आप ऐसा करें, हमने सुना है कि आपके बच्चे वहाँ पर अटलांटा में हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहते हैं हम थ्रू अटलांटा दे देते हैं, आप अटलांटा उतर जाएँ, वहाँ से गाड़ी लें या हम आपको अरेंज कर देंगे तो वहाँ से आ जाएंगे। हमने कहा वो सुभान अल्लाह, तो बच्चों से मुलाकात हो जाएगी। तो जी अटलांटा उतर गए। अब हम गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं ऑरलैंडो, 600 किलोमीटर का रास्ता है। तो रास्ते में मेरी बेटी मुझे कह रही कि अबू आप खामोश हैं, हमें अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा बेटे फिक्र लगा हुआ है ना, जहाँ मैंने जाना है वो मुझे डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान की कम्युनिटी हाईएस्ट और बहुत कमाल लोग हैं,
और वो मुझे लग रहा है कि अजीब सा लग रहा है, उनका टिकट इतना खर्च करवाया। तो उसने कहा अब हम ना कर लें? मैंने कहा है तुम कर लो। उसने कहा, अली ने कहा हाँ। मैंने कहा तो फलां कौन करेगा करेक्टर? उन्होंने कहा जी अली करे। मैंने कहा अली, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी नवासी, मेरा दामाद, सर इन्होंने वहां जाके शो किया तो मैं कब सीखा तुम लोगों ने? तो मेरा बेटा कहे तुम्हारे जर्म्स के अंदर है, हमने सीखा सूखा कोई नहीं है, हम आपको देख देख के ऐसे। वाह 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 वाह। ये बच्चों में तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये 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 प्रोफेशन ही ऐसा जरासीम मौजूद थे, ये ना भी हो, ये प्रोफेशन ऐसा है कि अट्रैक्ट करता है सबको। और वो अच्छा, मेरा जो पोता है वही अमेरिकन, वो पूरे के पूरे गाने बजाता है, उम्र 4 साल नहीं 3.5 साल, गिटार पे कलियां के। अब ये खुद ट्रांसफर हो जो आपने बात की ना, मेरे ख्याल में हमारे आखिरी 5 मिनट में से आखिरी मिनट ये है, हमें पाकिस्तान में एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वह है एकेडमी। एकेडमी हर शोबे में होनी चाहिए, एकेडमी हर प्रोफेशन में होनी चाहिए। एकेडमी में करना क्या है, जितने सीनियर हैं आप, जो एक्सपीरियंस, जैसे मैं आपको किससे सुना रहा हूँ, ये तो कभी भी नहीं सारी रात लगे रहेंगे नहीं। तो अपना तजर्बा ट्रांसफर करें, और वो ये जो चीजें मिलेंगी ये कहीं किस किताब में नहीं मिल सकती, कहीं किसी से ये और ये इंस्टीट्यूशन जो है एकेडमी है, जो लगता है एक गेट टुगेदर की जगह। फनकारों की तो बहुत जरूरत है। बड़ा दुख होता है मुझे पाकिस्तान में ऐसे नामवर फनकार, ऐसे नामवर फिल्म मेकर, ऐसे नामवर एक्टर। मुझे आपका इंटरव्यू याद है जो आपने पहली बार मुझसे टीवी पे लिया था, वैसा इंटरव्यू आज तक नहीं हुआ, क्योंकि तो ये दिस इज ट्रू। तो ये ट्रांसफर होना चाहिए, ये इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है। माना कि गवर्नमेंट को बड़े मुसाइल हैं आजकल, तो बहुत ही मुसाइल हैं, और वो फिर भी कानों में उनकी आवाज देनी चाहिए, एकेडमी 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 एकेडमी, जिसमें एक्टिंग से लेके म्यूजिक से लेके एग्जैक्ट हर एक चीज में, ताकि बड़े जो हैं उस्ताद हैं वो रुखसत होने से पहले कुछ दे जाए इसको। फारूक साहब, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। मैं तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि फासले ही नहीं है, फासले तो मैं बल्कि आपको एक छोटी सी अपनी नज़म जो है वो आज जी इरशाद। वो ये है कि धूप में हो सके ना छाँव में, वक्त उलझा रहा यूं पाँव में। धूप में हो सके ना छाँव में, वक्त उलझा रहा यूं पाँव में। काफिले चाहतों के भेगर, काफिले चाहतों के भेगर हैं, मसलहत बस गई पनाहों में। वाह, मसलहत बस गई। और आखिरी है कि लग गया है कफस में दिल इतना, ये आज की लॉकडाउन, लग गया है कफस में दिल इतना, कोई पंछी नहीं फिजाओं में, कोई पंछी नहीं फिजाओं। क्या अच्छा है, क्या जा रहा कि हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप जैसे लोग जो हैं वही ये शमा और ये कंदीलें और ये टॉर्च आगे लेके जाएंगे, और हम आपका काम देखते भी रहते हैं, हमें पता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तो बल्कि मैं तो कहता हूँ मुझसे अगली नस्ल जो है वो हमसे भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तो दे शुड टेक कंट्रोल, दे शुड टेक चार्ज, और बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। अब साल के 20-25 साल के बच्चे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साइंस का शुक्रिया भी अदा करना है जिसने नेट दे दिया, और मेरे पुराने वो प्रोग्राम जो मैंने भी नहीं देखे थे वो सारे चले गए, और नई जनरेशन को कुछ ना कुछ पता चला कि अच्छा ऐसा काम होता था, हमारे यहाँ भी हुआ है। दिस इज वेरी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। फारूक साहब, थैंक यू सो मच। अंकल को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा, अंकल सरगम को, बासी मुसीबती को, दोनों को। बल्कि किसी दिन कुछ प्लान करते हैं, एक दिन सेशन करते हैं, अंकल सरगम और बासी मुसीबती दोनों बैठे हुए हों और मैं उन दोनों का इंटरव्यू करूं। बहुत अच्छा, वो होगा भी। ये कोरोना, ये लॉकडाउन का ये अभी हो जाए तो फिर बनाएंगे प्रोग्राम, और बहुत मजा आएगा उसमें, बहुत मजा आएगा। उधर आपने अंकल सरगम और बासी मुसीबती को बिठा देना, इधर से मैं उनका इंटरव्यू करूंगा। बड़ा मजेदार यादगार सेशन। बीच में मुझे भी रखिएगा, मैं भी जरा उनके 2-4 जुगते मारना चाह रहा हूँ। आपको भी हम 5 मिनट देंगे, आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो करें। फारूक साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा इस सेशन खत्म करूं, बहुत मजा आया। नवाजिश अल्लाह मियां आपको बहुत सेहत दे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज।